दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रीवियस क्वेश्चन को इस टेस्ट में लिया गया है तथा हिंदी के सभी चैप्टर्स को इसमें कवर किया गया है। ओके दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या श्रीधर पाठक? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों द्विवेदी युगीन जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसके और ऑप्शंस को देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना जो इंपॉर्टेंट है वो रसक रंजन, नाट्यशास्त्र और उपन्यास रहस्य, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके बहुत सारे, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाल मुकुंद गुप्त की रचना इंपॉर्टेंट कौन सी है दोस्तों? शिव शंभू का चिट्ठा। ओके, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। श्रीधर पाठक की रचना इंपॉर्टेंट है भारत गीत। दोस्तों इनकी और भी हैं, गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक और जगत सच्चाई सार, ये भी है। ओके, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त जय भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन या स्त्री पुरुष की समानता या हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन? दोस्तों कबीर ने समाज सुधार के अंदर अगर देखा जाए तो इन्होंने स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध, जात प्रथा का खंडन, ये सब किया है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताएं दोस्तों। नाहर के लिए नदी, व्याघ्र, सरिता या शेर, क्या होगा? दोस्तों नाहर शेर शब्द का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची अगर देखें तो और कौन कौन से हैं? साद्रुल भी हम लोग के शेर का पर्यायवाची है। केसरी, और बताए दोस्तों, बताए पंचमुखी, केहरी, मृगराज, मृगेंद्र, महावीर, ये सारे जो है शेर के अन्य पर्यायवाची हैं। ओके, नदी के और पर्यायवाची सरिता, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या सकर्मक? दोस्तों बताएं। दोस्तों मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य अकर्मक क्रिया है। ओके, अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो। ऐसी क्रिया है जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े परंतु संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता ना हो। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहां हंसने का प्रभाव केवल मीरा क्या है? कर्ता पर पड़ रहा है। ओके, यह एक अकर्मक क्रिया है। ओके, जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर उसके लिए किसी को प्रेरित करे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ओके, जब क्रिया के संपादन में कर्म की आवश्यकता हो तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक, जिसमें कर्म हो। ओके, और इसका द्विकर्मक के बारे में बात करें तो क्या होगा? जब दो कर्म की आवश्यकता हो तो उसे हम लोग द्विकर्मक कहते हैं। ओके, तो यहां पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक या विवरण? दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों निर्देशक को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, एक लाइन, और लाघव को इससे डिनोट करते हैं, और यहाँ पे विवरण दो लाइन लगा के ये लगाते हैं, इसको हम लोग विवरण लगाते हैं। तो यहाँ पे उपदेशक कोई विराम चिन्ह नहीं है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मानव मात्र को गीता के महात्म्य के परिचित होना अनिवार्य है। इसमें रेखांकित शब्द को शुद्ध करें, क्या होगा दोस्तों? महात्म्य या महात्म्य या महात्मय या महात्मय, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, महात्मय, अधम माँ ओया। ओके, ये वाला सही होगा। माँ पर आ की मात्रा, हा पे आ की मात्रा, अधता माँ, अधमा ओया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली की अपभ्रंश किससे विकसित हुई है? मागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण या अर्धमागधी?
दोस्तों हिंदी खड़ी बोली शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई अन्य भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा इत्यादि हैं। ओके दोस्तों, अगर हम लोग मागधी अपभ्रंश की बात करें तो इससे होने वाली जो भाषाएं हैं वो बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया ये सारे हैं। ओके दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश से अगर देखा जाए तो इससे पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ओके दोस्तों, पूर्व हिंदी किससे है? अर्धमागधी। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। हिंदी खड़ी बोली शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। विदेशज, तत्सम, देशज या तद्भव? बताएं दोस्तों। दोस्तों जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, अंग्रेजी आदि से लिए गए उन्हें हम लोग विदेशज कहते हैं। और संस्कृत के मूल शब्द तत्सम तथा उससे उत्पन्न तद्भव कहलाते हैं। लेकिन जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे हम देशज कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इसमें देशज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैतान की याद इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, या अत्यंत नगण्य वस्तु, या अत्यंत लाभदायक वस्तु? बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंख मतलब बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर या कारणमाला? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन अनुमान अलंकार का लक्षण है। नेक्स्ट, पृष्ठव्य का तात्पर्य क्या है? पीछे रहने योग्य, या जिससे प्रश्न पूछा जा सके, पूछने योग्य या बीता हुआ? दोस्तों पृष्ठव्य का तात्पर्य पूछने योग्य से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्धनहार के योग से क्या बनता है? उताहार, आहार, उधार या उद्धार? दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उद्धार। दोस्तों यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। ओके, किसके उदाहरण है दोस्तों? यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत्धनहार, उद्धार। दोस्तों जब ता के बाद हा आए तो क्या बन जाता है दोस्तों? तो ता के स्थान पे दा तथा हा के स्थान पे धा हो जाता है। जैसे उत्धन है उद्धत और उत्धन हरण उद्धरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? बताएं दोस्तों। चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची? बताएं दोस्तों। तुर्की भाषा यहाँ पे कैंची है। ओके, तुर्की भाषा के अन्य शब्द कौन से हैं? जैसे चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, मुगल, उर्दू, ये सब जो है आपके तुर्की भाषा के। दोस्तों चाय चीनी भाषा का है। ओके, अगर रिक्शा की बात करें तो रिक्शा आपका जापानी भाषा है। ओके, और अगर हम लोग कमरा की बात करें तो कमरा आपका पुर्तगाली भाषा है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कैंची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? देखिए, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये भी आपको मैंने बताया क्या होगा? सादुल, हिरन, कुरंग या अहि? क्या होगा बताएं दोस्तों। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द सादुल है। ओके, अभी हम लोगों ने देखा इसके अन्य पर्यायवाची भी हम लोगों ने देखा अभी को। दोस्तों हिरन और कुरंग ये आपके मृग के पर्यायवाची हैं और अहि सर्प के पर्यायवाची हैं। ओके, और मृगेंद्र का पर्यायवाची सादुल है। अभी हम लोग पीछे देखा इसके और भी हैं, पंचमुख, मृगराज, केसरी, केहरी, व्याघ्र, ये सारे आपके शेर के पर्यायवाची हैं।
तो यहाँ पे इसका दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? दोस्तों सभा में 20 लोग थे, कौन सा विशेषण? परिणामवाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक या समुदायवाचक? दोस्तों 20 लोग थे या एक अनिश्चित संख्यावाचक को डिनोट कर रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाता है? युधिष्ठिर का समास विग्रह है, इसमें कौन सा है? करण तत्पुरुष या अलुक तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष? दोस्तों यह यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। दोस्तों अलुक तत्पुरुष समास का उपभेद है, इसमें समास करने से पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। ओके, पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे मनसिज, ठीक, खेचर, खेचर में खे, धनचर, खे मीन्स आकाश और चर मतलब विचरने वाला अर्थात पक्षी। ओके, और इसके एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मनसिज हो गया। मनसिज में क्या है? इसका अगर हम तोड़े थे, मनुष्य धन ज, मनुष्य मीन्स क्या होता है दोस्तों? मन में, और च मतलब उत्पन्न। ओके, तो मन में उत्पन्न, ठीक, तो मनुष्य जिससे कामदेव। ओके, निश्चर भी ऐसे है, निश्चर, निश मतलब रात में, चर मतलब विचरने वाला, निश्चर अर्थात राक्षस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में अपादान कारक है, कौन सा है दोस्तों? करण, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप में तुलना, समानता, अलगाव का भाव प्रकट हो उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, वह घर से बाहर आया। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या भारोपीय परिवार? बताया दोस्तों कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। दोस्तों इससे और भाषाएं जैसे आपके तमिल हो गई, तेलुगु हो गए, मलयालम, ये आदि, ये सारे जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर हम अपनी हिंदी की बात करें तो ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, पाली, अपभ्रंश, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, ये सारे आते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़ द्रविड़ भाषा परिवार से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जा, रा, हा या सा, षटकोण वाला, कौन सा होगा? दोस्तों इसका आंसर बताएं क्या होगा? दोस्तों का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, इसमें क्या होता है दोस्तों? ये सारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, इसमें क्या होता है? स्पर्श वर्ग, जैसे आपके का वर्ग, ठीक, चा वर्ग, अब का वर्ग में का, खा, गा, घा, ठीक है, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। तो अब देखिए जा आ रहा है ना, तो इस तरह से ये क्या है दोस्तों? ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इसके उच्चारण में अधिक संघर्ष होता है, अर्थात मुख से निकलने वाली वायु अधिक घर्षण करती है। यही कारण है इन्हें हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, जा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। दोस्तों अगर हम या, रा, ला, वा की बात करें तो ये अंत अस्थ व्यंजन है, और स छोटा सा, बड़ा सा और षटकोण वाला सा और हा, इसको हम लोग उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? सच धन शास्त्र या सत धन शास्त्र या सत धन छात्र या सच धन शास्त्र? बताएं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सत धन शास्त्र, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। ओके दोस्तों, जब ता के बाद सा आए तो ता को चा में तथा सा को
सा का छा हो जाता है। ओके ओके दोस्तों, ता के बाद अगर सा आए तो ता का चा में तथा सा का छा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, सच धन शास्त्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, सत धन शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। ओके, जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पल अगर हम और देखें, उत धन शिष्ट, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सा किस में बदलेगा, छा में बदलेगा, तो उच्चिष्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, उच्चिष्ट। दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सत धन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? दोस्तों आप या अपने आप का प्रयोग हम लोग निजवाचक सर्वनाम में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक। ओके, निजवाचक सर्वनाम का इसमें प्रयोग हुआ है। दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, कितने, इसके कितने भेद होते हैं, 6। ओके, 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में भी 3 होते हैं, हम लोग जानते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पहला हो गया पुरुषवाचक, दूसरा हो गया आपका निजवाचक जो मैंने आपको बताया, आप या अपने आप। तीसरा हो गया आपका निश्चयवाचक, और चौथा हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं, क्या है? सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य? दोस्तों रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके दोस्तों, सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक क्रिया व एक कर्ता होता है उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। ओके, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्यों का संयोजक तथा और योम व आदि के द्वारा जोड़ दिया जाता है उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे रमेश आया और मोहन गया। ओके, और दोस्तों मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे शिक्षक ने बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा। दोस्तों इसमें प्रायः की, क्योंकि, जो कि आदि का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या है? संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य? दोस्तों आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, ये अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, जिस वाक्य से कार्य के होने या ना होने में संदेह व्यक्त हो उसे हम लोग संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में इच्छा या शुभकामना व्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ओके, उसी तरह जब किसी वाक्य के किसी तरह के आदेश का बोध हो तो उसे हम लोग आज्ञावाचक आर्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, इसमें भी कई हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। ओके, इसको भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अवयव पदबंध या क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध? दोस्तों संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध के भेद हैं। दोस्तों क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्रिया विशेषण अवयव का ही प्रकार है, परंतु अवयव पदबंध के नाम से पदबंध का कोई भेद नहीं है।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू शब्द का संबंध किससे है? जापानी भाषा, चीनी भाषा, पुर्तगाली भाषा या फ्रांसी भाषा? दोस्तों काजू का संबंध पुर्तगाली भाषा से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? प्रतिपल, यहाँ तक, कुछ ना कुछ या झटपट? दोस्तों यौगिक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जो प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ तक, घर बाहर, जहाँ तहाँ, ओके, यथाक्रम, बाहर भीतर आप कह सकते हो, ठीक है, प्रतिदिन। तो ये सारे यौगिक क्रिया विशेषण है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ घूस देना होता है? गाल बजाना, चार चांद लगाना, या घड़ा खोदना, या चांदी का जूता देना? दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों गाल बजाना क्या होता है? डींग मारना होता है। ओके। चार चांद लगाना, चौगुनी इज्जत देना, ठीक है, चौगुनी शोभा या इज्जत देना, ठीक। चांदी का जूता देना, इसका मतलब होता है घूस देना या रुपए का जोर। तो घूस देना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी का जूता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? बहुब्रीहि, अवयवी भाव, या द्वंद्व, या तत्पुरुष? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा बताएं? ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है तथा इनके मध्य और शब्द का लोप होता है। दो पदों के बीच योजक का प्रयोग होता है। ओके, जैसे जय पराजय, मतलब जय और पराजय, यहाँ पे और की जगह योजक हम लोग लगा दिए। रामकृष्ण, राम और कृष्ण। ओके। अनुराग विराग, अनुराग और विराग, और को हटा के हमने क्या लगाया? योजक। ओके, तो ये द्वंद्व समास में आते हैं, दोनों घटकों की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यह कौन सा अलंकार है? यह देखिए अरविंद के शिशु वृंद कैसे सो रहे। उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा? दोस्तों क्या होगा? दोस्तों यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, पंक्ति में शिशु की तुलना अरविंद अर्थात कमल से की जा रही है, अतः यह उपमा अलंकार है। ओके, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु आकार, रंग या गुण के आधार पर की जाए वह उपमा अलंकार होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से साधारण धर्म क्या है? मखमल के झूले पर हाथी सा टीला। बताएं, इसमें साधारण धर्म लुप्त है या टीला, सा या हाथी? क्या होगा दोस्तों? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इस पंक्ति में टीला उपमेय, टीला क्या है दोस्तों? टीला है आपका उपमेय, हाथी उपमान, और सा वाचक शब्द है, परंतु यहाँ साधारण धर्म का लोप है, तो अतः यह लुप्तोपमा अलंकार है। ओके, जहाँ उपमा के चारों तत्वों उपमेय, उपमान, वाचक व साधारण धर्म में से एक या एक से अधिक का लोप हो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। ओके, तो यहाँ पे साधारण धर्म लुप्त है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, या मगधी, या मेवाती? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से अटेम्प्ट करें और इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनें। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मगधी, क्योंकि मगधी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, यह बोली बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है।
ओके, इसे हम लोग मगही बोली के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो मगही बोली में आपके और भी हैं, जैसे आप बिहारी कह सकते हैं, ये बिहारी उपभाषा के, भोजपुरी, मैथिली, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और राजस्थानी में तो आपको पता ही है, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी, मेवाती, मालवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ क्या है? घमंड की तीन होना। बताइए, परास्त हो जाना, बहुत सस्ता होना, मर जाना या ध्वस्त हो जाना। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, परास्त हो जाना मतलब क्या होगा? मुंह की खाना। ओके, परास्त हो जाना क्या होता है? मुंह की खाना। बहुत सस्ता होना, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मर जाना तो आपको पता है, काल की गाल में जाना। ओके, मर जाना मीन्स काल की गाल में जाना, काल की गाल में जाना मीन्स मर जाना। ध्वस्त हो जाना के लिए मुहावरा क्या है? ईंट से ईंट बजाना। परास्त हो जाना के लिए मुहावरा मुंह की खाना। बहुत सस्ता होना मतलब घमंड की तीन होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ क्या है? जवान पर चढ़ना, क्या होगा? ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए याद होना, बी मुंह में आ जाना, स्वादिष्ट लगना या भूख लगना। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जवान पे चढ़ना। मुहावरे का सही अर्थ होगा याद होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? किनारे लगाना का अर्थ क्या होगा? अलग रहना, काम पूरा करना, या अलग रहना या बेचैन होना। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? किनारे लगाना का सही मुहावरे का सही अर्थ है काम पूरा करना। ओके, और शेष विकल्प। मुहावरे का अर्थ क्या है? खाना ना पचना। बताएं, पेट खराब होना, मन खराब हो जाना, चैन ना पड़ना या कब्जियत होना। दोस्तों, खाना ना पचना का सही अर्थ होगा चैन ना पड़ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, और बाकी तीनों असंगत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? विशेषण पदबंध क्या है बताइए? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। लोग स्वस्थ रहते हैं, रोज कसरत करने वाले लोग, या रोज कसरत करने वाले, या रोज कसरत। दोस्तों, वे पदबंध जो वाक्य में विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता का कार्य करते हैं वो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। तो यहाँ पे रोज कसरत करने वाले, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेखांकित, आपका ये रेखांकित वाला ये भाग है, रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? देश भर के दलित अब रोजगार नहीं रहेंगे। बताइए, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया। दोस्तों, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, वाक्य में देश भर के दलित में संज्ञा पदबंध है। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करते हैं वो पदबंध कहलाते हैं, संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है, वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? बताएं, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। दोस्तों, इस वाक्य में मेरे गांव के चारों ओर में क्रिया विशेषण पदबंध है, ये पदबंध है। वे पदबंध जो वाक्य में क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाने वाला का कार्य करते हैं वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। दोस्तों, पदबंध क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। ओके दोस्तों, पदबंध से क्वेश्चन आते हैं, लेखपाल में भी, वीडियो में भी क्वेश्चन आया हुआ था बहुत। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस पहाड़ी के पीछे, या उस पहाड़ी, या मेरा गांव, या के पीछे। दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के समूह को पदबंध कहते हैं, तथा वे जो पदबंध वाक्य की क्रिया में विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। दोस्तों, उस पहाड़ी के पीछे ये क्रिया विशेषण पदबंध है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजारूपन संधि विच्छेद क्या होगा? बताएं दोस्तों, बाजार धन ऊ धनपन, या बाजार ऊपन, या बाजार धनपन, या बाजार धन छोटा ऊ धनपन। राइट आंसर होगा बाजार धन बड़ा ऊ प्लस पन। बाजार धन बड़ा ऊ धन पन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ओके, थैंक यू सो मच।